अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11 लेक्चर नंबर 5 है हमारा, जो हमारा चैप्टर शुरू था जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। तो आज के इस लेक्चर में हम दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एक है कपल और उस बाद में उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो आइए हमारे लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम हमारे टेक्स्ट बुक से पेज नंबर 66, 67 और 68 पर जो टॉपिक है उनको डिस्कस करने वाले। ठीक है, जो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है बच्चों वो है कपल एंड इट्स टॉर्क। ओके, तो हमने अभी तक क्या डिस्कस किया है? हमने अभी तक ये डिस्कस किया था कि अगर हमारे को एक ऑब्जेक्ट को लीनियर मोशन अगर करवाना है, अगर उसको खती हरकत करवाना है तो हम उस पर फोर्स लगाते थे, और बच्चों जो फोर्स होता था वो एक सिंगल फोर्स होता था। ठीक है, अगर उसी ऑब्जेक्ट को हम रोटेशनल मोशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं, ठीक है, मतलब अगर उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के तरफ अगर एक ऑब्जेक्ट को हम घुमाना चाहते हैं तो हम उस पर टॉर्क लगाते थे। और आपको पता था टॉर्क जो होता है वो फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको हमने मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहा था। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स से क्या होता था, ऑब्जेक्ट जो होता था वो आपके जो गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन था उसके अतराफ में रोटेट करता था। ठीक है, और उसका फार्मूला हमने टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, यानी कि टॉर्क इक्वल टू आर एफ साइन थीटा कैलकुलेट किया था। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, हम आज के इस लेक्चर में जो ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे बच्चों वो दो फोर्सेस होंगे। कितने फोर्स होंगे? दो। यहाँ पर जो कपल जो लिखा है, कपल का मतलब होता है, हमेशा याद रखिए, टू फोर्सेस। कपल का क्या मतलब होगा यहाँ पर? टू फोर्सेस। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट पर दो फोर्सेस लगाएंगे। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे होगा। मान लीजिए आपके पास में एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इसके दो पॉइंट है, पॉइंट ए और ये है इसका पॉइंट बी। ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। जब हम इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, कितने फोर्स लगाना है? दो फोर्सेस। तो ये जो फोर्स होगा बच्चों, मान लीजिए अगर मैं एक फोर्स ऊपर लगाता हूँ, ये वाला अगर फोर्स मेरे पास में F1 है, ठीक है, तो ये वाला फोर्स जो होगा इधर से जो बच्चों फोर्स लगेगा वो होगा मेरे पास में F2। अगर हम यह गौर करें तो हमें ये दिख रहा है कि जो फोर्स F1 है वो ऊपर की जानिब लग रहा है और फोर्स F2 जो है वो नीचे की जानिब लग रहा है। मान लीजिए अगर इसकी वैल्यू 10 न्यूटन है तो बच्चों याद रखिए इसकी भी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 10 न्यूटन ही होनी चाहिए। यानी हमको यहाँ से एक बात समझ में आती है कि कपल ऐसे दो फोर्सेस होते हैं जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, मतलब कदर में मसावी होते हैं, बट लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। देखिए इसकी डायरेक्शन ऊपर है और ये वाली फोर्स की डायरेक्शन नीचे है। तो कपल दो ऐसे फोर्सेस होते हैं जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। इज इट क्लियर? और तीसरी खास बात यह है बच्चों कपल में कि वो जो दोनों फोर्सेस होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के पैरेलल। देखिए ये इसके मतवाजी है तो ये इसके मतवाजी है। ठीक है, और चौथी खास बात यह है कपल की कि जब ये फोर्स लगते हैं ये एक ऑब्जेक्ट के दो मुख्तलिफ नुकात पर, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के दो मुख्तलिफ पॉइंट्स पर लगते हैं बच्चों। तो अगर हमको ये चार बातें ख्याल में आती है, चार बात समझ में आती है, तो कपल हमारे लिए समझना बहुत आसान है। कपल की सबसे पहली खुसूसियत क्या है? पहली खास बात क्या है कि जो दोनों फोर्सेस है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी क्या खास बात है? अपोजिट इन डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, तीसरी क्या खास बात है? दोनों फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल होना। चौथी क्या खास बात है? चौथी बात यह है कि जो ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट के दो मुख्तलिफ नुकात पर हमेशा ये फोर्स लगना चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट पर क्या लग रहा है? ऑब्जेक्ट पर कपल लग रहा है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? देखिए मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, टू इक्वल अपोजिट एंड पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, एक्टिंग एट टू डिफरेंट, ये शॉर्टकट में लिखा हूं मैंने, एक्टिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर्म ए कपल, फॉर्म ए कपल। कपल कैसे बन रहा है? देखिए हमने क्या लिखा है? टू इक्वल अपोजिट एंड पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म ए कपल। तो जब किसी जिस्म पर दो मैग्नीट्यूड में सेम डायरेक्शन में मुख्तलिफ और पैरेलल फोर्सेस ऑब्जेक्ट के दो मुख्तलिफ पॉइंट्स पर लगते हैं तो तब जाके हम इसको क्या बोलते हैं? तब जाके हम इसको कपल बोलते हैं। सवाल यह है कि कपल की एग्जांपल हमने कहाँ देखी है? तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जब हम गाड़ी को टर्न करना चाहते हैं, तो हमको क्या करना पड़ता है? हम गाड़ी का जो स्ट्रिंग हमारे हाथ में होता है, तो हम गाड़ी के स्ट्रिंग पर जब फोर्स लगाते हैं तो ये जो बच्चे फोर्सेस होते हैं ये दो फोर्सेस होते हैं। ठीक है, एक हम इस साइड से लगाते हैं और एक ये वाली साइड से लगाते हैं। तो दोनों फोर्सेस जो होते हैं बच्चों वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं। क्या होता है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अगर इधर का फोर्स मान लीजिए मैं 10 न्यूटन लगा रहा हूँ तो मुझे इधर का भी फोर्स 10 न्यूटन ही लगाना पड़ेगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड।
अपोजिट इन डायरेक्शन। अपोजिट इन डायरेक्शन कैसे होते हैं? अगर मैं ये वाला फोर्स इधर लगा रहा हूं तो मुझे ये वाला फोर्स इधर नहीं लगाना पड़ेगा, मुझे ये वाला फोर्स ऐसे लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ये इधर आ रहा है फोर्स और ये इधर जा रहा है, दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन है। और तीसरी खास बात ये है इसकी कि दोनों जो फोर्सेस है बच्चों ये पैरेलल होते हैं। देखिए अगर आप स्ट्रिंग पर गौर करेंगे, जब हम गाड़ी को टर्न करते हैं तो हमारे जो दोनों हाथ होते हैं, जब हम स्ट्रिंग को पकड़ते हैं तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है, तभी जाके गाड़ी सही से टर्न होती है। और चौथी बात ये है कि जो ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगा रहे हैं वो जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के दो मुख्तलिफ नुकात पर ये फोर्सेस लगना चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे कि वहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट पर कपल लगा रहे हैं। यानी हम जब गाड़ी को टर्न करते हैं बच्चों, तो गाड़ी को टर्न करते वक्त हम गाड़ी पर क्या लगाते हैं, तो आंसर है गाड़ी पर कपल लगाते हैं, ठीक है, एक चीज़। दूसरी एग्जांपल हमने कहा, देखिए जब हमारे घर का हम नल को ओपन करते हैं, जब नल को शुरू करना चाहते हैं, अगर हमको उसमें से पानी लेना है तो आप गौर करेंगे जो उसके ऊपर वाला टैप होता है, हम उसको इस तरह से जब फोर्स लगाते हैं तो ये वाली फिंगर आपकी पीछे जाती है, ये वाला थंब आपका आगे जाता है, ठीक है। देखिए दो फोर्स लगाते हैं, दोनों भी जो फोर्सेस होते हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, गौर करना आपने, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है, और पैरेलल एक दूसरे के, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल भी होते हैं। और उसकी चौथी खास बात यह है कि जब ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं तो उसके दो मुख्तलिफ नुकात पर होते हैं, ठीक है। अगर आप एक जगह से पकड़ के उसको घुमाओगे तो आपका नल शुरू नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पर कपल नहीं लगता है। तो कपल लगाने का मतलब यह है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हम दो फोर्स लगाएंगे तो मैग्नीट्यूड में एक जैसी होनी चाहिए, डायरेक्शन में मुख्तलिफ होनी चाहिए और ऑब्जेक्ट के दो मुख्तलिफ नुकात पर लगना चाहिए और एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, तब जाके ऑब्जेक्ट पर क्या लगता है, कपल लगता है, ठीक है। कपल का क्या हमको फ़ायदा मिलेगा? तो आंसर है कपल का हमको ये फायदा देखने के लिए मिलता है कि कपल लगाने की वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो प्योरली रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है वो प्योरली रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता है, मुकम्मल तौर पर गर्दिशी हरकत अंजाम देता है। और इसका एक मैं आपको साइड इफेक्ट बताता हूँ। इसका साइड इफेक्ट ये है, साइड इफेक्ट नहीं बोलना चाहिए, इसको डीमेरिट बोलना चाहिए। इसका एक डीमेरिट बच्चों ये होता है कि हम इसकी मदद से ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। हमेशा याद रखिए कि कपल जो है वो ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि हम जब ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाते हैं तो इससे सिर्फ ऑब्जेक्ट रोटेशन मोशन ही परफॉर्म कर सकता है। इज इट क्लियर? चलो ठीक है। अब हमारे टेक्स्ट बुक में एक और बात दी गई है, इसके एग्जाम्पल लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर ताकि आपको स्नैपशॉट लेने में आसानी जाए। पहली एक एग्जाम्पल है टर्निंग अ व्हीकल, टर्निंग अ कार विथ स्टीयरिंग, ठीक है। दूसरा ओपन नल टैप, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है, टर्निंग अ कार विथ स्टीयरिंग और ओपन नल टैप, इसके एग्जाम्पल है, आप लोग इसका स्नैपशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है वो है बच्चों मोमेंट ऑफ कपल। मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है? देखिए मोमेंट ऑफ कपल का मैं तो आपको मतलब बताता हूँ। हमने इसके पहले लेक्चर में देखा था मोमेंट ऑफ फोर्स, क्या देखा था? मोमेंट ऑफ फोर्स क्या था? तो मोमेंट ऑफ फोर्स था एबिलिटी ऑफ फोर्स टू प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन, ठीक है। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स लगाते थे वो वाला, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता था? मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब होता था किसी ऑब्जेक्ट पर जब हम फोर्स लगाते थे तो वो उसके अंदर रोटेशनल मोशन परफॉर्म क्रिएट कर देता था, ठीक है। तो यहाँ पर फिर मोमेंट ऑफ कपल की क्या डेफिनेशन होगी? तो देखिए इसकी मैं डेफिनेशन आपको लिख के देता हूँ। इसकी डेफिनेशन होगी बच्चों एबिलिटी ऑफ कपल टू प्रोड्यूस प्योरली रोटेशनल मोशन। क्या लिखे हमने इसकी डेफिनेशन? एबिलिटी ऑफ कपल टू प्रोड्यूस प्योरली रोटेशनल मोशन। मतलब मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है? मोमेंट ऑफ कपल का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ कपल टू प्रोड्यूस प्योरली रोटेशनल मोशन। मतलब कपल की वो एबिलिटी जिसकी मदद से वो प्योरली रोटेशनल मोशन क्रिएट कर देता है, प्रोड्यूस कर देता है किसी भी जिस्म में, तो उसको क्या कहा जाता है? मोमेंट ऑफ कपल, ठीक है। अब देखिए इसका फार्मूला क्या होगा? तो इसका फार्मूला वही होगा जो हमने मोमेंट ऑफ फोर्स में लिखा था, टाउ इज इक्वल्स टू, ये होता है आर क्रॉस एफ। क्या होता है? टाउ इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, ठीक है। अगर यहाँ पर क्रॉस आया है तो हमको लिखना पड़ेगा बच्चों आर एफ साइन थीटा। मतलब टाउ इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास में? टाउ इज इक्वल्स टू आ गया आपके पास में आर एफ साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो आप टेक अ स्नैपशॉट। टॉपिक है उसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कपल, मतलब कपल की क्या खुसूसियात है। तो इसकी सबसे पहली खुसूसियत बच्चों ये है कि कपल जो होता है, कपल कैन प्रोड्यूस प्योरली रोटेशनल मोशन। क्या कर सकता है ये? प्योरली रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस कर सकता है। ये इसकी पहली खुसूसियत है। इसकी दूसरी खुसूसियत क्या है? इसकी दूसरी खुसूसियत ये है कि
कैन नॉट प्रोड्यूस, कपल कैन नॉट प्रोड्यूस ट्रांसलेशन मोशन। कपल की मदद से हम ट्रांसलेशन मोशन को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये इसकी दूसरी खास बात है। पहली खास बात क्या है? पहली ये है कि ये रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट में। दूसरी ये है कि ट्रांसलेशन मोशन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, दो। तीसरी वाली इसकी जो खुसूसियत है वो ये है बच्चों कि कपल कैन बी बैलेंस। ठीक है, कपल कैन बी बैलेंस बाय, कपल कैन बी बैलेंस बाय अनदर इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट कपल। ठीक है, क्या है? कपल कैन बी बैलेंस बाय अनदर इक्वल एंड अपोजिट कपल। इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास में ये एक कपल फॉर्म हो रहा है F1, इधर है F2। ठीक है, अगर हमको इसको बैलेंस करना है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, अगर हमको इसको बैलेंस करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? अगर इसको बैलेंस करना है तो हमको एक इधर से फोर्स लगाना पड़ेगा जो F1 होगा और एक इधर फोर्स लगाना पड़ेगा जो क्या होगा? F2 होगा। देखिए क्या लिखा हमने? कपल कैन बी बैलेंस बाय अनदर इक्वल, ठीक है, एंड अपोजिट कपल। तब हम जब हम इक्वल एंड अपोजिट कपल लगाते हैं तो तब हम ऑब्जेक्ट को बैलेंस कर सकते हैं। ओके, इसकी जो चौथी जो प्रॉपर्टी है, खुसूसियत है, वो ये है कि कपल कैन नॉट बी बैलेंस, कपल कैन नॉट बी बैलेंस बाय सिंगल फोर्स। ठीक है, बाय सिंगल फोर्स। कपल जो है वो सिंगल फोर्स की मदद से बैलेंस नहीं हो सकता, हमको हमेशा डबल ही फोर्स लगाना पड़ेगा। और पांचवी इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि कपल कैन नॉट बी, कपल कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय सिंगल फोर्स। क्या है? कपल कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय सिंगल फोर्स। ये पांच इसकी पहले खुसूसियत है, एक एक करके समझ लीजिए। कपल कैन प्रोड्यूस प्योरली रोटेशनल मोशन, इसकी मदद से हम प्योरली रोटेशन मोशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। कपल कैन नॉट बी प्रोड्यूस ट्रांसलेशन मोशन, ये ट्रांसलेशन मोशन इससे परफॉर्म नहीं कर, ये प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। कपल कैन बी बैलेंस, कपल को हम बैलेंस कर सकते हैं बाय इक्वल इन अपोजिट कपल, इक्वल एंड अपोजिट कपल की मदद से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। कपल कैन नॉट बी बैलेंस बाय सिंगल फोर्स, सिंगल फोर्स की मदद से इसको बैलेंस नहीं किया जा सकता। और कपल कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय सिंगल फोर्स, सिंगल फोर्स की मदद से हम कपल को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये इसकी कुछ खुसूसियात है। अब आप लोग क्या कीजिए, इसकी सबसे पहले स्नैपशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इसके आगे के एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमारे टेक्स्ट बुक में बताई गई है, जो एक डायग्राम की मदद से समझाया गया है, तो मैं फिर आपको समझा के देता हूँ। पहले आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। छठी वाली प्रॉपर्टी है आपकी। छठी वाली प्रॉपर्टी क्या है? छठी वाली प्रॉपर्टी बच्चों ये है कि मोमेंट ऑफ कपल ऑफ ए बॉडी, मोमेंट ऑफ कपल ऑफ ए बॉडी इज, मोमेंट ऑफ कपल ऑफ ए बॉडी इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट विदिन ए बॉडी। क्या है इसका मतलब? मोमेंट ऑफ कपल ऑफ ए बॉडी इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट विदिन ए बॉडी। मतलब अगर एक जिस्म में, ये आपके पास में अगर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के किसी भी पॉइंट्स पर अगर हम मोमेंट ऑफ कपल देखेंगे तो इस ऑब्जेक्ट के किसी भी पॉइंट पर मोमेंट ऑफ कपल मतलब जो टॉर्क होगा वो हमेशा क्या होगा? तो आंसर है वो हमेशा कांस्टेंट होना। देखिए हम अभी उसको प्रूफ करेंगे। हमारे टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम बताई गई है, उस डायग्राम की मदद से हम इसको प्रूफ करेंगे। देखिए डायग्राम थोड़ी सी डिफिकल्ट जा रही है बच्चों को, तो मैं इसको समझाता हूँ। इसका पहले कंस्ट्रक्शन समझिए कैसे है। इसके अंदर इस तरह से एक आपके पास में दो फोर्स लगाए गए हैं, ठीक है। ये वाला फोर्स है F1। कौन सा फोर्स है बच्चों? ये F1, ठीक है। और एक दूसरा जो फोर्स लगाया गया है वो ऐसे है, ये डायरेक्शन में जो है F2। ये फोर्सेस की खास बात है, ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन डायरेक्शन। देखिए आपको डायरेक्शन में अपोजिट दिख रहे हैं और मैग्नीट्यूड में एक जैसे दिख रहे हैं। ये इसका मैग्नीट्यूड भी एक जैसा है, ठीक है। ये वाली जो बच्चों लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन, इस लाइन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है लाइन ऑफ एक्शन। क्या कहा जाता है इसको? ये वाली लाइन को कहा गया है बेटा आपके टेक्स्ट बुक में लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, ऑफ, ये किसका है? F2 का, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ F2। और ये वाली है आपके पास में, यहाँ जगह नहीं है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ F1। ओके चलो ठीक है। उसके बाद में क्या है? उसके बाद में यहाँ से एक इस तरह से आपके पास में R12 लिया गया है। क्या ये R12? R12 क्या है? तो R12 जो है बच्चों, सॉरी ये डायरेक्शन ऐसी है,
हाँ, R12 क्या है, तो R12 जो है वो पोजीशन वेक्टर है। क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ 1, पोजीशन वेक्टर ऑफ 1, क्योंकि ये 1 वाला है, ये 1 है और ये 1 है और ये 2 है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 ड्यू टू 2। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 मतलब यहाँ से पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 फ्रॉम 2। सो हम क्या लिखेंगे, R12 का क्या मतलब है, R12 का मतलब है, R12 जो होता है वो होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ F1 लिख सकते हैं हम इसको, पोजीशन वेक्टर ऑफ F1 फ्रॉम F2। ठीक है, मतलब R1 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ F1 है। देखिए आपको बता रहा है इसकी जो एरो यहाँ पर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ F1 फ्रॉम F2। ठीक है, एक इधर से भी बताया गया है आपके टेक्स्ट बुक में ऐसे। ठीक है, इसका नाम रखा गया R21। क्या ये R21, तो R21 क्या है, तो R21 है आपके पास में पोजीशन वेक्टर ऑफ F2। क्या ये पोजीशन वेक्टर ऑफ F2 फ्रॉम, कहाँ से है ये, तो आंसर है F1 से। देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ F2 फ्रॉम F1। ठीक है, ये दो चीज़ समझ में आती है। और इसको ऐसे आगे बता दिया गया है, ऐसे इसकी डायरेक्शन बाहर बताई गई है ऐसे, और इसकी भी डायरेक्शन जो है ऐसी बाहर बताई गई। ठीक है, यहाँ पर एंगल बच्चों बताया गया एक बीटा, अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा बनेगा और फिर ये भी एक एंगल बीटा बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो एंगल बताया गया है वो अल्फा है। ठीक है, चलो इसके अलावा और डायग्राम में कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें क्या बताया गया है। और यहाँ पर ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है R इज इक्वल्स टू R12 साइन ऑफ अल्फा विच इज इक्वल्स टू R21 साइन ऑफ बीटा। इसका क्या मतलब है ये भी मैं आपको समझा दूंगा अभी। ठीक है, तो डायग्राम इतनी हमारे पास में मुकम्मल हो चुकी है। हाँ, उसके बाद में यहाँ पर एक ऐसा एरो है, मैं इधर लगा देता हूँ। द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन इज R। ठीक है, ये जो दोनों लाइंस है इसके दरमियान का जो फासला है वो क्या लिया गया है, R लिया गया है। यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैंने वहाँ लिखा। कंसिडर कीजिए कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है दोनों लाइन का वो हमेशा क्या है, R है। तो अब हम गौर करते हैं जो हमारा कपल की डेफिनेशन उस पर ये डायग्राम मैच हो रही कि नहीं। सबसे पहले बोथ फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों भी इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। अपोजिट इन डायरेक्शन, दोनों पैरेलल है। ठीक है, और दोनों पैरेलल होने के बाद में ऑब्जेक्ट के दो मुख्तलिफ पॉइंट्स पर है। ठीक है, इसको कहा जाता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ F2, इसको कहा जाता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ F1। ठीक है, ये वाला जो आपके पास में पोजीशन वेक्टर R12 मैंने वहाँ लिखा हो, पोजीशन वेक्टर 21 भी लिखा हो। ये जो डिस्टेंस है इनके दरमियान का वो क्या है, कैपिटल R। अब ये साइन अल्फा साइन बीटा कैसे आए ये मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, अगर मैं यहाँ पर थीटा बनाऊँ, यहाँ 90 का एंगल बनाऊँ, तो साइन का फार्मूला क्या लगेगा, तो साइन ऑफ अल्फा। ठीक है, साइन ऑफ अल्फा। अगर मैं यहाँ से साइन ऑफ अल्फा लगाता हूँ तो क्या होगा, तो साइन ऑफ अल्फा ये वाला R है। ठीक है, तो ये हो जाएगा R अपॉन R ऑफ 12। क्या हो जाएगा, R अपॉन R ऑफ 12। देखिए यहाँ से लगा रहा हूँ मैं, ये वाला जो डिस्टेंस है ये R है, तो ये हो जाएगा R अपॉन R ऑफ 12। तो फिर ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा R इज इक्वल्स टू R ऑफ 12 इंटू साइन ऑफ अल्फा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ आ जाइए, अगर मैं यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर लूँ, ठीक है, तो अगर ये वाला डिस्टेंस जो है ऐसे कर लो, अगर ये वाला बीटा है तो अगर मैं यहाँ से साइन ऑफ बीटा लगाऊँ, ठीक है, तो साइन ऑफ बीटा क्या होगा, फिर से R अपॉन ये है R अपॉन R ऑफ 21, ये हो जाएगा R ऑफ 21। ठीक है, अगर मैं यहाँ से R निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, R ऑफ 21 इंटू साइन ऑफ बीटा। ठीक है, यानी हमको क्या बात समझ में आ रही है, यानी हमको ये बात समझ में आ रही है कि जो दोनों भी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये R के बराबर है, यानी R इक्वल टू R ऑफ 12 साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू R ऑफ 21 साइन ऑफ बीटा। दोनों भी किसके बराबर है, R के बराबर है। और आपके टेक्स्ट बुक में यही समझाया गया है आपको। ठीक है, कि R इज इक्वल्स टू किसके, R ऑफ 12 साइन ऑफ अल्फा और R ऑफ 21 इक्वल टू साइन ऑफ बीटा, यानी R इज इक्वल्स टू R ऑफ 12 साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू R ऑफ 21 साइन ऑफ बीटा। ठीक है, आगे समझ में आपको, चलो ठीक है, ये तो हो गया अपना। अगर मैं यहाँ पर टॉर्क निकालना चाहूँ, क्या निकालना चाहूँ, टॉर्क। देखिए वो बात मैं प्रूफ कर रहा हूँ, मोमेंट ऑफ कपल ऑफ ए बॉडी इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट विद इन अ बॉडी। अगर मैं यहाँ पर टॉर्क 1 लिखना चाहूँ तो टॉर्क 1 मेरे पास में क्या होगा, तो टॉर्क 1 मेरे पास में होगा बच्चों R1 क्रॉस F। क्या हो जाएगा, R क्रॉस F, या फिर सिर्फ R क्रॉस F रखते हैं हम। ठीक है, ये आपके पास में हो जाएगा, यानी कि टॉर्क 1 की क्या हो जाएगा, R इंटू F। क्या हो जाएगा, R इंटू F, और यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ थीटा। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको अगर 1 के लिए लिख रहा तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ R12। क्या लिख सकता हूँ, R12,
और f जो है आपके पास में, तो यहाँ पर हम f एज इट इज लिखेंगे, ओके। और यहाँ लिखेंगे साइन ऑफ अल्फा, क्या लिखेंगे, साइन ऑफ अल्फा। मतलब ये है आपके पास में टॉर्क 1, क्या आ गया आपके पास में, टॉर्क 1 किसके बराबर है, r12 f इंटू साइन ऑफ अल्फा। लेकिन हम जानते हैं r12 इंटू साइन ऑफ अल्फा, r12 इंटू साइन ऑफ अल्फा किसके बराबर, r के बराबर, यानी कि मेरे पास में टॉर्क इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो मेरे पास में टॉर्क इक्वल टू आ जाएगा बच्चों r इंटू एफ, क्या आ जाएगा, r इंटू एफ, ओके। चलो अब दूसरा अगर मैं टॉर्क 2 लिखना चाहूँ, ठीक है, तो टॉर्क 2 मेरे पास में क्या हो जाएगा, टॉर्क 2 मेरे पास में हो जाएगा r क्रॉस एफ, ठीक है। अगर ये 1 है तो ये 1, ये 2 है तो 2 है ना, तो टॉर्क 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में आर एफ साइन ऑफ थीटा, यानी कि टॉर्क 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टॉर्क 2 मेरे पास में हो जाएगा, आप 2 के लिए लिख रहे हो तो इसको लिखो r21, ठीक है, r21 एफ ऑफ साइन, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बीटा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, साइन बीटा, क्योंकि किसके लिए, 2 के लिए। अब हम जानते हैं r ऑफ 21 साइन बीटा, r ऑफ 21 साइन बीटा किसके बराबर, r के बराबर, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर टॉर्क 2 जो बराबर होगा वो हो जाएगा r इंटू एफ, ठीक है। अगर हम दोनों को देखें, है ना, दोनों को देखें तो हम दोनों को देखकर ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि टॉर्क 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, टॉर्क 2, यानी कि हम जो बात हमने बोली थी कि मोमेंट ऑफ कपल ऑफ ए बॉडी इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट, ये हमारे पास में साबित हो गया कि दो अलग अलग नुकात पर जो हमारा मोमेंट ऑफ टॉर्क है, ये मोमेंट ऑफ कपल है, जिसको हमने टॉर्क बोला था, वो क्या है, सेम है, मतलब कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये था वो डायग्राम का मतलब, जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया हो। आप पहले इसका स्नैपशॉट लीजिए। एक और इसकी प्रॉपर्टी रही है, मैं खैर आपको यही बता देता हूँ। वो प्रॉपर्टी ये है कि जो आपके पास में कपल होता है, ठीक है, कपल जो है, ये 6ठी के बाद में ये 7वीं प्रॉपर्टी, कपल जो है, कपल एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, कपल एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, हमेशा क्या होता है, प्लेन पर ये परपेंडिकुलर होता है। ये है कपल की 7 प्रॉपर्टी। तो कितनी प्रॉपर्टी डिस्कस की हमने, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या डिस्कस की है कि कपल जो है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो कपल लगता है उसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है, वो ऑब्जेक्ट के अंदर प्योरली रोटेशन मोशन क्रिएट करता है। दूसरा ये कि ट्रांसलेशन मोशन क्रिएट नहीं कर सकता, कपल को हम बैलेंस कर सकते हैं बाय इक्वल एंड अपोजिट कपल, ठीक है। चौथी वाली प्रॉपर्टी क्या है कि कपल जो है वो कैन नॉट बी बैलेंस बाय सिंगल फोर्स से बैलेंस नहीं हो सकता। कपल कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय सिंगल फोर्स से प्रोड्यूस नहीं हो सकता। उसके बाद में हमने देखा कपल मोमेंट ऑफ कपल ऑफ ए बॉडी इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट विद इन अ बॉडी, ठीक है, विद इन अ बॉडी, तो हमने प्रूफ भी कर दिया। और उसके बाद में कपल इज अ वेक्टर क्वांटिटी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये इसकी मतलब 7वीं वाली प्रॉपर्टी। तो ये थी आपके पास में मोमेंट ऑफ कपल और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है, या कपल और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज। तो आप लोग इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, डायग्राम भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ही आसान है, ये मैंने थर्मोडायनामिक के लेक्चर में बता दिया हूँ। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी जिस्म जो है, वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होने की क्या कंडीशन है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट कब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होता है, तो बच्चों याद रखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट उस वक्त मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होता है जब उस पर रिजल्टेंट फोर्स जो होता है ना, अगर रिजल्टेंट फोर्स जो हो 0 हो, तब जाके वो सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होता है। मतलब इफ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज 0 देन द सिस्टम या देन अ बॉडी और सिस्टम इज एन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो मैं यहाँ डेफिनेशन लिख लेता हूँ, इफ resultant force acting on a body is 0 then a body is in mechanical equilibrium। मतलब अगर किसी भी जिस्म पर अमल करने वाली अगर कुल कुव्वत, ठीक है, अगर 0 हो तब जाके वो सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होता है। इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसे मेरे दोनों हाथ है, ठीक है, अगर मैं ये साइड से 5 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ, तो अगर ये साइड से 5 न्यूटन का फोर्स लगाता हो, तो बच्चों याद रखिए इधर से भी अगर 5 न्यूटन का फोर्स लगता है, तो तब जाके मेरा जो जिस्म है, अगर मैं मेरे जिस्म का सम करूँ फोर्स का कि मेरे जिस्म में कितना फोर्स लग रहा है, तो मैं करूँगा ये वाला x इधर प्लस होता है तो ये वाला +5 और इधर वाला माइनस होता है x, तो ये -5, +5 और -5 मतलब मेरे बॉडी पर जो फोर्स लगेगा, जो नेट फोर्स होगा कितना होगा 0। अगर मेरे बॉडी पर सम ऑफ 2 फोर्सेस अगर 0 हो या नेट फोर्स अगर 0 हो, समेशन ऑफ F इक्वल टू 0 हो, तब जाके मैं बोलूँगा कि मेरा जिस्म जो है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। यानी कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होने की कंडीशन क्या है, तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होने की कंडीशन ये है कि समेशन ऑफ F इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। इसका क्या मतलब था, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर खड़ा है, ये वाली डायरेक्शन में -5 न्यूटन लग रहा है और ये वाली डायरेक्शन में +5 न्यूटन लग रहा है, ठीक है, क्योंकि इधर प्लस होता है इधर माइनस होता है। तो जब इस ऑब्जेक्ट पर 2 फोर्स लगते हैं +5 और -5, जब हम इनका रिजल्टेंट निकालते हैं ना, F ऑफ रिजल्टेंट,
तो एफ ऑफ रिजल्टेंट किसके बराबर होता है बच्चों, ये होता है माइनस ऑफ फाइव और प्लस ऑफ फाइव, ये कितना होता है 0, मतलब समीशन ऑफ एफ कितना हो गया 0, तब जाके इस ऑब्जेक्ट जो होता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है F इजिकल्स टू, ठीक है, F इजिकल्स टू dp अपॉन dt, मतलब चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपराइट फोर्स। मतलब इस F के जगह को क्या रख सकते हैं हम, dp अपॉन dt, तो हम यहाँ रखेंगे dp अपॉन dt। यानी कि अगर मैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम अगर किसी ऑब्जेक्ट का बताता हूँ कि वो ऑब्जेक्ट कब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होगा, तो पहली कंडीशन ये है कि नेट फोर्स 0 होना चाहिए, समीशन ऑफ एफ इक्वल टू 0, और समीशन ऑफ dp अपॉन dt भी क्या होना चाहिए 0। अगर ये 0 के बराबर है तो मैं यहाँ कह सकता हूँ बच्चों p इक्वल टू क्या होगा, तो p इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, अब p इक्वल टू यहाँ कांस्टेंट हुआ, इसका क्या मतलब है, तो p इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब ये है कि हम जानते हैं p बराबर होता है mv। p किसके बराबर होता है mv। अगर हम यहाँ गौर करें m इज अ मास, मास तो ऑब्जेक्ट का हमेशा कांस्टेंट होता है, वो तो कभी चेंज नहीं होता, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती। तो ये कंडीशन में जब p इक्वल टू कांस्टेंट हो तो मास तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, यहाँ पर आपको वेलोसिटी भी क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। यानी कि जो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है उसमें वेलोसिटी भी जो होती है वो कांस्टेंट होती है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो बच्चों एक्सेलरेशन क्या होगा 0। तो ये जो 1, 2 और ये जो 3 कंडीशन है, 3 और ये वाली चौथी कंडीशन, ये अगर चार कंडीशन पर अगर कोई ऑब्जेक्ट फुलफिल होता है तब जाके हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट इसमें मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। इफ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज 0 देन अ सिस्टम इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। किसी जिस्म पर अगर लगने वाला जो रिजल्टेंट फोर्स है वो अगर 0 हो जाए तो वो सिस्टम किसमें होता है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। समेशन एफ इक्वल टू 0 होना चाहिए, dp अपॉन dt 0। अगर ये 0 है तो p बराबर कांस्टेंट होता है। अगर p बराबर कांस्टेंट है, मास तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, तो v भी हमको क्या रखना पड़ेगा कांस्टेंट। अगर v कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, इसका 0 होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम इसके 3 टाइप्स ऑफ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है ना। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के क्या क्या टाइप्स है, तो सबसे पहली जो हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर टाइप दी गई वो है बच्चों स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है इसको समझिए। स्टेबल इक्विलिब्रियम में आपको ये समझाया गया है कि इस तरह से डायग्राम है इसमें हमारे टेक्स्ट बुक में, ये ऐसे ओके ठीक है। अगर मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक बॉल है मान लीजिए। अगर मैं इस बॉल को पकड़ता हूँ, ठीक है, और पकड़कर यहाँ से छोड़ देता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के यहाँ लाता हूँ और पकड़ के छोड़ देता हूँ, तो आप ये देखेंगे कि जब हम इसको पकड़ते हैं और बाद में रिलीज करते हैं, ठीक है, तो ये जो होता है इस तरह से अपने यहाँ पर इस तरह से घूमेगा और एक वक्त ये आएगा कि ये अपने इनिशियल पोजीशन पर, ठीक है, अपने इनिशियल पोजीशन पर एज इट इज आ जाता है। ठीक है, तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ते हैं और पकड़ के रिलीज करते हैं तो तब वो क्या करता है, अपने जो इनिशियल पोजीशन है उसके अतराफ में घूमता है और बाद में वहीं पर दोबारा आ जाता है। तो बच्चों इस किस्म के इक्विलिब्रियम को कहा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहा जाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसकी क्या डेफिनेशन लिखेंगे हम, इफ, यहाँ पर क्या होगा, इफ डिस्प्लेस एंड रिलीज। इफ डिस्प्लेस मतलब इसको यहाँ से हटाया जाए और छोड़ दिया जाए, इफ डिस्प्लेस एंड रिलीज्ड, देन क्या होगा, देन इट टेंड्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ये कहाँ पर आ जाएंगे, इसके ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। और यहाँ पर जो काइनेटिक, यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होंगी बच्चों, ये बात भी ख्याल रखिए, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो होंगी वो मिनिमम होंगी। क्या होंगी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, क्योंकि ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जा रहा है तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होंगी, जो होगी वो मिनिमम होगी। तो क्या पढ़ लिखा हमने, इफ डिस्प्लेस मतलब इसको यहाँ से हटाया जाए एंड रिलीज और छोड़ दिया जाए, देन इट्स टेंड्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ये कहाँ पर आ जाता है, अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है। आप इसको कर सकते हो, आप इसको पकड़ के यहाँ से पकड़ के छोड़ेंगे तो थोड़ी देर के लिए ऐसे घूमेगा और बाद में अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो आंसर है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो होंगी वो मिनिमम होगी। ये इस किस्म के इक्विलिब्रियम को कहा जाता है बच्चों स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, सेकंड होता है इसका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका क्या मतलब होता है, इसको भी मैं आपको समझाता हूँ। इसके लिए एक ऐसी डायग्राम बनाई गई है, ठीक है। अगर आपके पास में एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉल है, वो यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इफ डिस्प्लेस, अगर मैं यहाँ से हटा दूँ, इफ डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज, इफ डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज मतलब अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे हटाऊँ और छोड़ दूँ,
तो ये कभी भी दोबारा अपने ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि जब हम इसको यहाँ से पकड़ के छोड़ इसके ओरिजिनल पोजीशन से, तो इसको जाने के लिए ऊपर कुछ एक्सटर्नल मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा। तो ये जो है जब हम इसको पकड़ कर छोड़ेंगे तो इफ डिस्प्लेस एंड रिलीज, जब हम इसको यहाँ से हटाएंगे और छोड़ेंगे तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं जा सकता। तो फिर ये क्या होगा, अगर मैं इसको पकड़ के यहाँ से छोड़ूंगा तो ये जाएगा अपने ओरिजिनल पोजीशन से दूर जाएगा। देन इट गो अवे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन से दूर जाएगा। ये इसकी खास बात रहेगी। तो इस किस्म के इक्विलिब्रियम को कहा जाएगा मेरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या होता है इसमें, अगर ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया जाता है और रिलीज किया जाता है, ठीक है, तो रिलीज करने के बाद में इट गो अवे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन से दूर जाएगा। या अगर इसको हम यहाँ से ऐसे पकड़ के इधर छोड़ेंगे तो ये जो है अपने ओरिजिनल पोजीशन से उधर दूर चला जाएगा। तो इस किस्म के इक्विलिब्रियम को कहा जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तीसरा जो है बच्चों वो अच्छा, यहाँ पर एक पोटेंशियल एनर्जी की खास बात याद रख लीजिए कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम होंगी। क्या होंगी? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पर क्या थी? मिनिमम, और वहाँ पर क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ओके, अब तीसरे वाला इसकी जो केस है वो है नेचुरल इक्विलिब्रियम। नेचुरल इक्विलिब्रियम क्या होता है इसको समझिए। नेचुरल इक्विलिब्रियम के डायग्राम इस तरह से है, ठीक है, ये यहाँ पर बॉल रखा हुआ है। नेचुरल इक्विलिब्रियम मतलब वो इक्विलिब्रियम होता है जहाँ पर इस सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो कांस्टेंट होगी या सेम होगी, ठीक है। याद रखिए, नेचुरल इक्विलिब्रियम में इस सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो कांस्टेंट होगी, और हर पॉइंट पर जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में होगा। हर पॉइंट पर सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा। पहला पॉइंट क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो हर नुक्ते पर कांस्टेंट होगी। और दूसरी खास बात यह है कि जो बॉल है वो रिमेन इन इक्विलिब्रियम एट एनी पॉइंट, ठीक है। जो हर नुक्ता है, हर नुक्ते पर जो ऑब्जेक्ट है वो, ये जो बॉल है वो इक्विलिब्रियम में होगा। इस किस्म के इक्विलिब्रियम को कहा जाता है बच्चों नेचुरल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो तीन किस्मों के हमने देखे। पहला स्टेबल था, जिसमें हम इसको अगर डिस्प्लेस करके रिलीज करते हैं तो ये इस तरह से घूमता है और अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो होती है मिनिमम होती है। जब हम इसको यहाँ से पकड़ के रिलीज करते हैं तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन से दूर चला जाता है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। और नेचुरल में क्या होता है कि हर नुक्ते पर जो ऑब्जेक्ट होता है वो इक्विलिब्रियम में होता है और हर नुक्ते पर पोटेंशियल एनर्जी जो होती है कांस्टेंट होती है। तो ये था आपके पास में मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और उसके तीन टाइप्स, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर रोकते हैं। इंशाल्लाह अगला लेक्चर जो होगा आपका, उस लेक्चर में चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा। आप इसका स्नैपशॉट लीजिए, इसके नोट्स बनाइए, मेरे व्हाट्सएप पर अपलोड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, ठीक है। पढ़ाई पर खूब ध्यान दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।